बच्चों। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इज अबाउट द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब हमें सिंपल भाषा में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेचर है वो कंजर्वेटिव प्रूव करना है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे का सिलसिला शुरू करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को क्या प्रूव करना है कि वो कंजर्वेटिव है नेचर में। जैसा कि आप जानते हैं फोर्स दो तरह के होते हैं, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन करी जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं इस नेचर में। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे सवाल ऐसे करवाए हैं जिनमें मैं बार बार बोलता रहा हूं कि एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर लेते थे, या जहां भी मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिखता था तो वहां मैं आपको बता देता था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या वाकई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव होते भी हैं। तो इस चीज का प्रूफ पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने क्या काम किया, एक्सवाई प्लेन में यहां ओरिजिन पर एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया। ओरिजिन ओ है जिसके की कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, लेट्स सपोज 0,0, और यहां हम लोगों ने क्या रख दिया, एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब आप जानते हैं कि इस चार्ज के सराउंड के स्पेस में, मतलब इसके आसपास, इसका क्या पैदा हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई दूसरा क्या लेता हूं, एक टेस्ट चार्ज। आप एक चीज नोट करें, जो दूसरा चार्ज की मैं बात कर रहा हूं वो किसकी बात कर रहा हूं, वो एक टेस्ट चार्ज की बात कर रहा हूं। और जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड आपके सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। वो इसलिए हम लोग लेते हैं टेस्ट चार्ज कि ये प्लस क्यू जो हम लोगों ने सोर्स चार्ज लिया है इसके कॉन्फ़िगरेशन पे कोई क्या ना डाल दे, असर ना डाल दे, इसलिए हम लोग जो टेस्ट करने वाला चार्ज लेते हैं वो बहुत छोटा लेते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि हमें इस टेस्ट चार्ज को Q नॉट को क्या करना है, इस सोर्स चार्ज प्लस Q के फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह क्या करके लेके जाना है, मूव करके लेके जाना है। और उस समय जो क्वेश्चन में सामने जो जो मतलब पैरामीटर्स आएंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सपोज कि मुझे इस टेस्ट चार्ज Q नॉट को किसी भी पाथ के द्वारा मैं कहां से कहां लेके जा रहा हूं, इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर के जा रहा हूं, सच दैट कि ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है जी, वो आर ए है। जो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, वो आर बी वेक्टर है। ऐसा आपको गिवन है मान लीजिए। और जब आप इसको इस रास्ते से क्या कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज को मूव करते करते लेकर के आ रहे हैं, ये टेस्ट चार्ज है जी, और आप इसको इस रास्ते से क्या करते करके लेके आ रहे हैं, मूव करके लेके आ रहे हैं। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लेट्स सपोज कि आप कहां पहुंच गए, इस पॉइंट पी पर पहुंच गए, सच दैट कि जो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, वो लेट्स सपोज हम लोग क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि ये क्या है जी, ये आर वेक्टर है जो कि पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो आपका टेस्ट चार्ज कहां पहुंच गया है, पी पॉइंट पर पहुंच गया। अब चूंकि ये पी पॉइंट पर पहुंच गया है और पी पॉइंट पर इस प्लस क्यू सोर्स चार्ज का क्या भी एग्जिस्ट कर रहा है, फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज वो कुछ इस डायरेक्शन में करेगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वो कितना लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा जी वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये टेस्ट चार्ज पी पॉइंट पर पहुंचने के बाद इस प्लस क्यू के फील्ड के कारण क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि मुझे इस टेस्ट चार्ज को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएल के लिए मूव करना है पी पॉइंट से, लेट्स सपोज मैं बोलता हूं कि क्यू पॉइंट तक। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, क्यू पॉइंट ले लिया, और मुझे इसके अलोंग ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएल के अलोंग मुझे क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज को क्या करना है, मूव करना है। ठीक है जी, ये पॉइंट क्यू लिया है मैंने। आप चाहें तो इसको एस ले लें क्योंकि क्यू आपने क्या भी ले लिया, सोर्स चार्ज, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज ये कोई भी पॉइंट मैंने एस ले लिया जहां तक कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डीएल है। ठीक है जी। तो अब आपको क्या देखना है, आपको देखना यह है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना एक्ट हो रहा है टेस्ट चार्ज के ऊपर, दैट इज क्यू नॉट इंटू ई। और मुझे सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो मुझे करना क्या है, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है व्हाइल मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पी टू एस।
तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, दैट इज स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, दैट इज क्या, एफ डॉट डी एल, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है जी, ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से आप लोगों को क्या लिखा है सर ने कुछ नहीं लिखा, सिंपली एक वर्क डन का फॉर्मूला है, दैट इज फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना है जी, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब हम इस चीज को एनालाइज कर लेते हैं कि ये डीएल जो डिस्प्लेसमेंट लिया है, अब आप क्या करें, एस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन आर वेक्टर को आपने आगे की तरफ एक्सटेंड कर लिया, ऐसा मान लीजिए आप, और आप क्या करिए, एस पॉइंट से यहां क्या करिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये जो अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये वाला एंगल कितना हो गया जी आपका, राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया। और अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डीएल की डायरेक्शन में, लेट्स सपोज ये वाला एंगल कितना है जी अपना, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, और ये जो आपने आर डायरेक्शन की, आर की डायरेक्शन में, आर वेक्टर की डायरेक्शन में ये जो पॉइंट लिया है, लेट्स सपोज मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट का नाम क्या है जी, ये एन नाम है, और ये जो P से N छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये dr से मैं क्या कर देता हूं आपके लिए, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये dr हो गया जी। ठीक है, मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ भी आ रहा होगा यहां तक कि क्या क्या किया है सर ने S पॉइंट से इस R वेक्टर को आगे की तरफ एक्सटेंड किया और उसके ऊपर क्या ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। जो P से N का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, R वेक्टर की डायरेक्शन में, उसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया, वो dr वेक्टर अज्यूम कर लिया, और फोर्स वेक्टर और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल थीटा है वो मैंने कितना अज्यूम कर लिया जी, वो थीटा अज्यूम कर लिया। तो इस वर्क डन को क्या लिखा जाएगा, इस वर्क डन को मैग्नीट्यूड वाइज लिखा जाएगा कितना, दैट इज एफ डी एल कॉस ऑफ थीटा, ये लिखा जाएगा। ये वर्क डन का फॉर्मूला ही लिखा, मैंने कुछ खास नहीं किया। अब आप क्या काम करिए, अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल पी एस एन, इनफैक्ट मैं लिख देता हूं आपके लिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, किस क्या नाम है उसका, लेट्स सपोज PNS। PNS में आपको क्या लिखना है, आपको कोस थीटा लिखना है। तो कोस थीटा क्या होता है, सब लोग जानते हैं कि वो क्या होता है जी, वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस कौन है, बेस सबसे पहले देखिए आपको इतना आइडिया होना चाहिए अब एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जैसे मैं आपके सामने यहां लिख देता हूं, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका लेट्स सपोज ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। तो जो थीटा एंगल बनता है वो किस किस के बीच में बनता है, वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है, और थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है जी, वो परपेंडिकुलर होती है। बस इतना सा ज्ञान आपको होना चाहिए सवाल को समझने के लिए। तो आप देखिए ध्यान से कि मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल PNS में क्या लिखना था, कोस थीटा। कोस थीटा होता है जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस कौन हो गया जी, बेस हो गया आपका dr, हाइपोटेन्यूज कौन हो गया जी आपका, दैट इज dl। तो ये dl हो गया। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, dl cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है dl cos थीटा की वैल्यू, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला अपने पास क्या होकर के आ गया है, दैट इज f dl cos थीटा। तो मुझे यहां dl cos थीटा डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलूं तो सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ dr। तो यहां से अपने पास dr का वैल्यू कितना आ गया जी, dr का वैल्यू आ गया दैट्स dl cos थीटा। आप नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सवाल का। dr का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, dl cos थीटा। अब आपको क्या लिखना है, आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लिखना है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw को लिखा गया दैट इज f इनटू dl cos थीटा को आप क्या लिख देंगे, सिंपली dr लिख देंगे। तो ये f dr हो गया जी। अब आपको इस f E मतलब Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या भी लिखनी है, वैल्यू भी लिखनी है। तो इसको लिखा गया जी कितना, दैट इज F की वैल्यू कितनी है, दैट इज Q नॉट इंटू E इंटू कितना हो गया जी, ये dr हो गया। अब E क्या है, E इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज एट पॉइंट P, जिसकी की दूरी ओरिजिन से कितनी है, r है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जैसा कि सब लोगों को आइडिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट्स कितना, K कैपिटल Q अपॉन कितना जी, आर स्क्वायर। K को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो दैट्स Q अपॉन कितना, आर स्क्वायर। किसी भी फॉर्मेट में लिखना चाहें दोनों सही है, मैं आपके लिए ये वाला फॉर्मेट यूज करूंगा, दैट इज 1/4πε0 Q बाई कितना, आर स्क्वायर। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को क्या लिखा जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को लिखा जाएगा दैट्स Q नॉट
इंटू ई का वैल्यू लिखना है अपने को, ई का वैल्यू कितना है जी, ई का वैल्यू है अपना 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू बाई कितना आर स्क्वायर इंटू सिंपली कितना आ गया, डी आर आ गया। अब चूंकि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर है, के लिए आप क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया छोटा सा कार्य निकाल रहे हैं, डी डब्ल्यू। अब आपको सवाल में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं बल्कि कहां से कहां के लिए वर्क डन निकालना था, टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करवाना था आपको, किसके फील्ड में, सोर्स चार्ज प्लस क्यू के फील्ड में। तो आपको ए से बी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कर लेते हैं। दैट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम क्या, ए टू बी, और इधर इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आ जाएगी जी, कहां से चलना है आपको, ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है जी, दैट्स आर ए, बी पॉइंट तक बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है जी, दैट्स आर बी। तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का इंटीग्रेशन होकर के क्या आ गया, वर्क डन W आ गया, वर्क डन W फ्रॉम A टू B व्हाइल मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं WAB। तो इस तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होता है, वेरिएबल्स का होता है, जो भी कांस्टेंट टर्म इस साइड है उनको क्या कर लीजिए, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए। तो इंटीग्रेशन से बाहर क्या क्या आ गया आपका, दैट्स कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, एक टेस्ट चार्ज Q नॉट बाहर आ गया, एक आपका सोर्स चार्ज भी चूंकि कांस्टेंट है उसको भी आपने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गया, अंदर बचा आपके पास दैट्स dr अपॉन कितना r स्क्वायर, इसका लिमिट कहां से कहां तक है, दैट इज फ्रॉम आर ए टू क्या आर बी। तो वर्क डन व्हाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी व्हाइल मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी को क्या लिखा जाएगा, दैट्स Q नॉट Q बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सब लोग जानते हैं 1/r स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन कितना होता है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा ऐसे सवालों में। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होकर के कितना आ गया जी, दैट इज -1/r, लिमिट कहां से कहां तक जी, आर ए से लेकर कहां तक, आर बी तक। तो वर्क डन को क्या लिखा गया, वर्क डन को लिखा गया कितना, दैट इज Q नॉट इंटू कैपिटल Q बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस साइन को आपने लेट सपोज बाहर निकाल लिया फॉर सम टाइम, तो ये कितना लिखा गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 1/RB माइनस कितना 1/RA। अब मैं माइनस साइन को क्या कर लेता हूं, अंदर ले आता हूं, तो मेरा जो वर्क डन आ गया, टेस्ट चार्ज को मैंने मूव किया सोर्स चार्ज के फील्ड में कहां से कहां तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो उसको लिखा गया दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, Q नॉट इंटू कैपिटल Q बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ जाएगा जी, अगर आप माइनस साइन को अंदर ले आएंगे तो ये टर्म्स चेंज हो जाएंगी, दैट इज 1/RA माइनस 1 क्या RB। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया जी। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि ये अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आ गया सर ए से बी तक का, हालांकि आपने किया क्या है, टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज प्लस क्यू के फील्ड में क्या किया है, मूव किया है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ठीक है जी। आप एक चीज नोट करें, आप ये जो सारा काम कर रहे थे, कर किसके लिए रहे थे, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि हो क्या रहा था ये, क्यों करा है आपने ये, क्या लॉजिक है इसका। लॉजिक ये है इसका कि जो आपने वर्क डन लिखा वो किसका वर्क डन लिखा, वो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन लिखा, दैट मस्ट बी पॉइंटेड आउट। आपको यह पता होना चाहिए कि आप जब वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन निकाल किस फोर्स का रहे हैं। इसी सवाल में मैं आपको उलझाने के लिए क्या भी कर सकता था, मैं आपको उलझाने के लिए ऐसा भी बोल सकता था कि जो सोर्स चार्ज है वो r दूरी पर किसी भी पॉइंट P पर उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E होगा, जो इसका की फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। और अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल चार्ज प्लस Q के फील्ड में अगर किसी सोर्स चार्ज को क्या करूंगा, मूव करूंगा, तो वो उसके ऊपर क्या लगाएगा, टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा फील्ड, दैट इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू E। तो मैं आपको ये भी बोल सकता था कि मैं इस तरफ उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के उल्टी डायरेक्शन में क्या भी लगा रहा हूं, एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहा हूं जो कि एक काउंटर फोर्स है, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ठीक काउंटर फोर्स है। मतलब आप ऐसा समझिए कि जो मैंने ये F एक्सटर्नल लिखा है, ये एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, बराबर रह रहा है हर समय पर किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रह रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ठीक ऑपोजिट रह रही है। तो मैं आपसे यही सवाल एक्सटर्नल फोर्स के लिए भी तो पूछ सकता था ना
कि अभी आपने ये जो काम कर दिया है किसके लिए कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क डन के लिए कर दिया। तो यही काम मैं आपको ऐसा भी तो बोल सकता था ना कि आप वर्क डन निकालिए, किसका वर्क डन निकालिए, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालिए। तो व्हाट यू नीड टू ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि आपको यह देखना है कि जब आप वर्क डन फाइंड कर रहे हैं तो वर्क डन कर किस फोर्स कर रहे हैं। तो वर्क डन आपने यहां किसका किया है जी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स which is equals to how much, that is F is equals to कितना, Q नॉट इंटू E। तो आपने ये एक्सप्रेशन फाइंड कर दिया। अब आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, ये एक्सप्रेशन अपने आप में बहुत कुछ व्यक्त करता है अगर आप समझदार बच्चे हैं तो। 11वीं क्लास में भी आपको ऐसा ही पढ़ाया गया था कि फोर्स के दो टाइप होते हैं, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टर्म डिफाइन होता है जिसको कि आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा टूल बनाया गया है मैकेनिक्स में जो सिर्फ और सिर्फ किन फोर्सेस के लिए ही डिफाइन करा जाता है, जिसको कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन करा जाता है। आपने ऐसा कोई पोटेंशियल एनर्जी नामक टर्म नहीं सुना है जो कि क्या हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन हो। अब बात कर लेते हैं कि पिछले क्लास में कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्सेस आप पढ़ चुके हैं। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स mg पढ़ा है, तो वो क्या है जी, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आपने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा है FSP विच इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जहां पर x हम स्प्रिंग में कहां से लेते थे, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग से लेते थे। तो आपने उस वाले फोर्स को भी किसकी उपाधि दी हुई थी, कंजर्वेटिव फोर्स की उपाधि दी हुई थी। तो वैसा ही एक फोर्स अपने पास क्लास 12 में आ गया है जिसको कि हम लोगों ने किसकी उपाधि दे दी है, कंजर्वेटिव फोर्स की उपाधि दे दी है। और ये इस चीज का प्रूफ है आपके सामने कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंजर्वेटिव होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये क्राइटेरिया क्या है जो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को डिफाइन करता है। जिन फोर्सेस के द्वारा किया गया कार्य पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है, वो फोर्सेस को आप क्या बोलते थे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते थे। और जिन फोर्सेस के द्वारा किया गया कार्य पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये आपको यहां कि वो फोर्सेस को आप क्या बोलते थे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते थे। अब आपने ये जो एक्सप्रेशन पढ़ लिया, ये एक्सप्रेशन आपने इस पाथ के लिए पढ़ा, इस वाले पाथ के लिए पढ़ा, या इस पाथ के लिए पढ़ा, मेरे को आप ये बताइए फर्क क्या है इसमें। इसमें तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेशन के लास्ट में तो क्या ही आना है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आएगा, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आएगा। तो ये मैटर ही नहीं करता कि आप टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के फील्ड में किस पाथ से लेकर के आए हैं, ये तो मैटर नहीं कर रहा है यहां, क्योंकि एट लास्ट मैटर कर क्या रहा है, मैटर कर रहा है ए पॉइंट का पोजीशन और बी पॉइंट का पोजीशन। तो ये पॉइंट फंक्शंस होते हैं। बेसिकली दो तरीके की टर्म्स डिफाइन करी जाती हैं फिजिक्स में, एक पाथ फंक्शंस और एक पॉइंट फंक्शंस। पॉइंट फंक्शंस होते हैं कंजर्वेटिव कैटेगरी के, और पाथ फंक्शंस किस कैटेगरी के होते हैं, वो नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी के होते हैं। तो जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन निकाला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो फाइनली ये जो वर्क डन डिपेंड कर रहा है वो ए पॉइंट की और बी पॉइंट की पोजीशंस पे डिपेंड कर रहा है, इसमें पाथ का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। ऐसे ही सिमिलरली जब आप यही सेम क्वेश्चन को वर्क डन व्हाइल मूविंग फ्रॉम बी टू ए निकालेंगे तो वो इसका ठीक ऑपोजिट आएगा। ये आपको आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। और अगर आप एक समझदार बच्चे हैं तो मैं इसका एक्सप्रेशन आपको लिख दूंगा, लेकिन ये सारा प्रूफ आपको अपने आप घर से करना होगा। प्रूफ मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए कि जब आप ये प्रूफ किसके लिए पढ़ेंगे, बी से ए के लिए पढ़ेंगे, तो अपना क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दैट इज क्यू नॉट इंटू कितना, कैपिटल क्यू बाई कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब अगर आप बी से ए जा रहे हैं तो पहले किसका पोजीशन आएगा, बी पॉइंट का पोजीशन आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन इसको, 1 बाय आर बी माइनस क्या, 1 बाय आर ए पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। ये आपका फॉर्मूला आ गया जी किसका, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस व्हेन यू मूव टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट। अब अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इस वाले एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं, तो मैं ज्यादा पैपे नहीं करूंगा अब इस पे। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड कर दूं तो आंसर क्या आ रहा है जी, नेट वर्क डन का। नेट वर्क डन कहां से कहां तक का, पहले आप गए ए से बी, फिर आप गए बी से ए, और दोनों को आपको क्या करना है, ऐड भी करना है। तो नेट वर्क डन किसका हो गया, क्लोज लूप का।
क्लोज लूप मतलब आप ए से चले और वापस घूम फिर करके कहां आ गए, वापस ए पॉइंट पर आ गए। तो आपको वर्क डन निकालना है एक क्लोज लूप में बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन while moving A to B प्लस वर्क डन क्या while moving from B to A, दोनों को जोड़ना है। तो क्या लिखा जाएगा जिसको, दैट इज Q नॉट कैपिटल Q बाई कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आ गया 1/RA माइनस कितना 1/RB प्लस किसको ऐड करना है, वर्क डन फ्रॉम B टू A को। तो क्या लिखा जाएगा Q नॉट कैपिटल Q बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB माइनस कितना 1/RA। आप देख सकते हैं ये वाला टर्म दोनों में क्या है जी, कॉमन है। तो कॉमन ले लेते हैं इसको, दैट इज Q नॉट कैपिटल Q बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या रह गया दैट इज 1/RA माइनस 1/RB प्लस कितना 1/RB माइनस 1/RA। तो आप देख सकते हैं ये टर्म्स क्या होगी, कैंसिल। तो वर्क डन कितना आ गया जी आपका 0 आ गया। आप ये भी लिख सकते हैं इस टर्म को जोड़ करके, ए से गए आप बी और बी से कहां आए आप वापस ए। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू क्या 0। तो ये तो हमें वही 11वीं क्लास की याद दिला रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किया गया कार्य एक क्लोज लूप में कितना आता है, 0 आता है। तो यहां से अपने पास ये प्रूफ तो आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, वो कंजर्वेटिव होता है। और अब आप ये भी जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एक पर्टिकुलर टर्म डिफाइन करा जाता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने 11th क्लास में क्या क्या पढ़ा, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, फिर आपने स्प्रिंग फोर्स को कंजर्वेटिव बताया था तो आपने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। अगर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद हो तो मैं थोड़ा थोड़ा याद भी दिला देता हूं आपको। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, क्योंकि वो एक कंजर्वेटिव फोर्स था। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जनरली आप एक एक्सप्रेशन से लिखते थे, दैट इज mgh। आपने एक स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था तो आप क्या लिखते थे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे। अगर आपको उसके एक्सप्रेशन याद नहीं है तो प्लीज याद करिए, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स कहां से लेते हैं स्प्रिंग में, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं यहां 12वीं क्लास में एक और नई तरह की पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ाऊंगा जिसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किस फोर्स के लिए डिफाइन हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, जिसका कि फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाया जाएगा उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे आगे के फर्दर लेक्चर्स में बात करेंगे, जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दिया जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा। बच्चों नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, हमारा टॉपिक रहेगा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ये देख लिया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो नेचर वाइज कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं 11th क्लास के बेसिस पे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी वो डिफाइन करी जाती है, इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हम लोग यहां एक नया टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहां पढ़ेंगे, एक नई टर्म। ठीक है जी, आपका सेगमेंट वही है जैसा आपने 11th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। 11th क्लास में आप क्या क्या पढ़ चुके हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। आप 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं, जिसको जनरली किसी भी पॉइंट पर आप एक जर्नल एक्सप्रेशन mgh से डिनोट करते थे। दूसरा आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी आपका कैसा होता था, कंजर्वेटिव फोर्स होता था। उसके लिए भी हम लोग क्या डिफाइन करते थे, पोटेंशियल एनर्जी, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या था, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना है आपको कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग x कहां से लेते थे, x लेते थे नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग से। और हम लोग जनरली ऐसा मानते थे कि एट नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग x कितना होता था अपना 0। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी USP, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होता था
वो हम लोग कितना लेते थे एट नेचुरल लेंथ, वो कितना लेते थे 0। और किसी भी जर्नल एक्स पे कहां से नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग से हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे कितना हाफ के एक्स स्क्वायर। वैसे ही हम लोग mgh जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे वो किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखते थे, दूसरे पॉइंट के रेफरेंस में लिखते थे। किसी दूसरे पॉइंट पर हम लोगों ने उसको क्या मान के रखा होता था, 0 मान के रखा होता था। तभी अगर हम कुछ ऐसा करते थे, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल एक एक m मास का ब्लॉक है और आपको इसको h हाइट ऊपर उठाना है, तो आप अगर इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस रेफरेंस लेवल पे, इस वाले लेवल पे कितना अज्यूम करते थे 0, और आप इसको h हाइट ऊपर उठाते थे, तो आप इसका इस वाले पॉइंट पर जो नया पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे वो कितना लिखते थे mgh लिखते थे। आपको ये ध्यान रखना है कि आप mgh सिर्फ और सिर्फ तभी लिख पाते थे जब आप यहां रेफरेंस पॉइंट पे क्या मानते थे कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ब्लॉक की वो कितनी है, वो 0 है। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और जो हम यहाँ एक नया टर्म पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें भी कुछ वैसा ही होने वाला है। चलिए मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आता हूं। आपको 11th क्लास में जो भी वर्क एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए गए थे वही सेम क्वेश्चंस और वही सेम पूरा सेगमेंट आपको यहाँ पढ़ाया जा सकता है। बस आपको उसको समझना है कि हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, इसको बाद में नाम दे देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हम चार्जेस पे कंस्ट्रेन हो जाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी जनरली इसको U से लिखा जाता है। ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। कैसा है ये? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी खास बात ये है कि ये किसी पॉइंट पर क्या भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, किसी पॉइंट पर 0 भी हो सकती है, और किसी पॉइंट पर क्या भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस पॉइंट्स लोकेशन, कि आप रेफरेंस पॉइंट से किधर हैं उस पे डिपेंड करती है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकती है 0 भी, और नेगेटिव भी हो सकती है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं। आपने 11th क्लास में क्या पढ़ा? आपने 11th क्लास में पढ़ा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जिसको कि मैं क्या लिख सकता हूं, लेट्स सपोज इंटीग्रल F डॉट डी आर लिखूंगा मैं, F डॉट डी आर, और F के पैर में मैंने C लगा दिया, C फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसको मैं लिखूंगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का जो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के साथ जो रिलेशन था वो क्या था, दैट इज माइनस टाइम्स डेल्टा यू। आप इसको माइनस डेल्टा यू लिखना चाहें तो डेल्टा लिख दें, और अगर आपको डी लिखना है फॉर स्मॉल चेंज तो आप डी भी इसको लिख सकते हैं। ये आपने रिलेशन पढ़ा। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज एफ सी डॉट कितना डी आर दैट इज इक्वल्स टू क्या, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। आप इस चीज को ध्यान रखें यहां कि मैंने यहां क्या लिखा है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिखा है, क्योंकि आपका जो यहां माइनस du होता है वो du को क्या लिखा जाएगा, दैट इज u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो अगर आप माइनस साइन को अंदर ले आएंगे तो ये टर्म बन जाएगा u इनिशियल माइनस u फाइनल। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये पूरा सेगमेंट आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, इसीलिए इस तरह का कुछ आपको यहाँ क्वेश्चंस लेकर के दिखाया जा रहा है। आप चाहें तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, यू कैन राइट दिस एज दैट इज इंटीग्रेशन। आपको मान लीजिए फोर्स कुछ ऐसा दे रखा है, लेट्स सपोज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड कितना, एफ जेड कितना के कैप, एफ जेड के कैप डॉट डी आर वेक्टर दे रखा है, लेट्स सपोज आपको कितना, लेट्स सपोज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस कितना डी जेड के कैप। तो विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जी, विच इज इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस क्या यू फाइनल। आप नोट करें इस चीज को, ये एक कांस्टेंट फोर्स मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है। आपको मैं एक चीज बता दूं, आपको यहां क्या पहचान करने की जरूरत है, जो बहुत अच्छी तरीके से आपको डील करने की जरूरत है, वो आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस को देखने की जरूरत है। मतलब आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स को आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि 3 तरीके के सेगमेंट में आप इसको तोड़ ले, 3 अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन कर लें इसके।
कौन कौन से फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हैं? एक तो सबसे पहला टाइप होता था हमारा कि कोई भी कांस्टेंट फोर्स जो आपको गिवन हो वो क्या कहलाता है जी? वो कंजर्वेटिव कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको दे रखा है F इज इक्वल्स टू, मान लीजिए लेट्स सपोज कितना, 32 न्यूटन। तो ये क्या है जी? ये एक कांस्टेंट फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्स कैसा भी हो वो क्या कहलाएगा? हमेशा एक कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। सेकंड, जो आपको फॉर्मेट बताई गई थी वो इस तरीके की फॉर्मेट थी कि मान लीजिए आपको फोर्स वेक्टर ऐसे कुछ दे रखा है कि वो क्या हो, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई कितना जे कैप प्लस कितना एफ जेड कितना के कैप। अगर इस तरीके की फॉर्मेट का फोर्स भी आपको अगर गिवन हो तो वो भी क्या कहलाता है जी? वो एक क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तीसरी जो फॉर्मेट बताई गई थी वो कुछ ऐसी बताई गई थी कि आपको अगर ध्यान हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं ध्यान है तो आप इसको सीखिए। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हेयर। द टाइप 3 और द थर्ड सेगमेंट टू फाइंड द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स, जिसको आपको परफेक्ट डिफरेंशियल के नाम से पढ़ाया गया था। परफेक्ट डिफरेंशियल फोर्स आपको पढ़ाया गया था ये चेक करने के लिए कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है। अगर परफेक्ट डिफरेंशियल टाइप का है तो वो फोर्सेस भी कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। मतलब इन तीन तरीके के फोर्सेस में आपको किसकी जरूरत नहीं होती है? आपको पाथ की कोई जरूरत नहीं होती है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए आपको पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर आपका गिवन फोर्स इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी में लाई करता है तो वो क्या कहलाता है? वो एक कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। आपको मैं छोटे छोटे एग्जांपल तीनों के दूंगा, एक एक या दो एग्जांपल तीनों के दूंगा, बट आपको इससे पहले ये सब पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो आप फंस जाएंगे, आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या डिफाइन कर चुके हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर चुके हैं। ये वाली कहानी हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं जो आपके बोर्ड पे अभी तक छपी हुई है। इसमें देखने वाली बात ये है कि आपका जो वर्क डन है बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस दैट इज इक्वल्स टू क्या? माइनस टाइम्स द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस क्या? यू फाइनल। अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज नोट करते हैं कि जो आपको एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी नामक जो टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब हम क्या निकाल लेते थे? वर्क डन निकाल ही लेते थे, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने की जरूरत क्यों है? इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मतलब आपको इस एग्जांपल से स्कोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टर्म का स्कोप नजर आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी हमें पढ़ाया क्यों जाता है। ये चीज मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी कि पोटेंशियल एनर्जी आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपका सवाल आसान हो जाए। और मैंने आपको बहुत बारी ऐसा बोला होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्या करता है? इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बचाता है। इंटीग्रेशन, बहुत सारे फोर्सेस के जब हम वर्क डन निकालते थे तो हमें इंटीग्रेट करके जाना होता था, जो कि एक बहुत लंबा चौड़ा मेथड हो जाता था। अगर हमें इंटीग्रेशन से बचना है तो सिंपली हमें याद होना चाहिए कि हमें क्या सीखना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, इंटीग्रेशन से कैसे बचाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आपको क्या है, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम गिवन है। लेट्स सपोज लाइक दिस ये स्प्रिंग है जी, इसका कोई भी मास रहा होगा, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये इसकी क्या है? नेचुरल लेंथ है। और लेट्स सपोज ये कोई भी स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है आपको, और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने इस वाले स्प्रिंग को क्या किया? x इज इक्वल्स टू, x कहां से लेते थे? स्प्रिंग में नेचुरल लेंथ से लेते थे। तो x इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज ये कितना लिखता हूं मैं आपके लिए, 2 मीटर लिख देता हूं। और से x इज इक्वल्स टू 2 मीटर से आपने कहां तक स्ट्रेच कर दिया स्प्रिंग को? लेट्स सपोज x इज इक्वल्स टू कितना बोल देता हूं मैं आपको? 4 मीटर बोल देता हूं। आप सवाल समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि सर आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये ब्लॉक मास m विच इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग हुज स्प्रिंग कांस्टेंट इज k प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया 2 मीटर से लेकर के कहां तक? 4 मीटर तक। आपको बोला गया फाइंड आउट द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। फाइंड आउट वर्क डन बाय, आपको फाइंड क्या करना है? वर्क डन बाय FSP फाइंड करना है आपको।
मतलब स्प्रिंग फोर्स जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे बोल सकते थे, फाइंड आउट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपको कंजर्वेटिव फोर्स का क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो निकालने का तरीका आपको सिखाया गया था कि किसी भी एक्स पर जाकर के क्या कर लीजिए, dx डिस्प्लेस कर लीजिए, आप वर्क डन निकाल देंगे। तो लेट्स सपोज हम लोग क्या हैं, वो किसी भी एक्स पर क्या कर लिए हैं, इस ब्लॉक ऑफ मास m को क्या कर लिए हैं, डिस्प्लेस कर लिए हैं। ये x हो गया और x पे जाकर के कहां तक, dx तक हम इसको डिस्प्लेस कर चुके हैं। तो वर्क डन देखते हैं। तो वर्क डन बाय एफएसपी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव भी लिख दें इसको। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होता है सिंपली स्प्रिंग फोर्स डॉट कितना, dx। अगर मैं x डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो ये आ गया जी आपके पास FSP इंटीग्रेटिंग dx। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है आपको, x की लिमिट लगानी है। 2 मीटर से कहां तक डिस्प्लेस कर लिया आपने, 4 मीटर तक। तो 2 मीटर से कहां तक करना है आपको, 4 मीटर तक करना है। अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो आपका FSP होता है वो कितना होता है, दैट इज -kx। दैट इज कितना, -kx। तो FSP कितना हो गया जी आपका किसी भी इंस्टेंट पे, क्योंकि FSP किस तरफ एक्ट हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में। FSP इस डायरेक्शन में होगा और आप डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इस वाले डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव विल बिकम दैट इज कितना, -kx इंटू कितना, dx। ये लिमिट कहां से कहां तक, 2 से 4 तक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू -k को क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। x dx का इंटीग्रेशन कितना आ गया जी, दैट इज x स्क्वायर बाय कितना, 2। लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से 4 तक। तो मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव आ गया इस केस में अपना, दैट इज कितना, -k इंटू कितना, ये कितना हो गया, k एज इट इज रख लिया मैंने और इस 2 को भी बाहर निकाल लिया, k/2 बाहर आ गया। तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 16 और नीचे कितना हो गया जी, 2 का स्क्वायर आएगा तो 16 माइनस कितना, 4। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कितना आ गया आपका, हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको अगर साइन भी चेंज कर ले तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज k/2 इंटू कितना, 2 का स्क्वायर माइनस कितना, k/2 इंटू कितना, 4 का स्क्वायर। तो ये अपना क्या आ गया जी, वर्क डन बाय क्या आ गया, कंजर्वेटिव फोर्स आ गया। तो एक ये लेंथी मेथड है आपके पास, अगर आपको वर्क डन निकालना है किसी भी कंजर्वेटिव का या एक्सटर्नल फोर्स का। कई केसेस में आपको एक्सटर्नल फोर्स भी पूछ लेते हैं, बट हम लोग अभी किस तक ही सीमित है, कंजर्वेटिव फोर्स तक ही सीमित है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का अगर आपको ऐसे वर्क डन निकालना हो तो ये वर्क डन आएगा आपका, ठीक है जी। अगर आप क्या करते हैं, स्प्रिंग को 2 मीटर से 4 मीटर तक क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। एक तो ये मेथड आपके पास है। दूसरा मेथड क्या है आपके पास, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है तो एक चीज याद रखिए, आपको दूसरा मेथड सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल आपके लिए जब आपको पोटेंशियल एनर्जी नामक टर्म आती है, मतलब उससे उसका आपका कोई लेना देना है पोटेंशियल एनर्जी से। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी आती ही नहीं है तो आपके पास इस मेथड के अलावा कोई चारा ही नहीं है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी आती है तो बस एक चीज सीखने वाली है, क्या कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट बोलता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू क्या, माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच कैन बी रिटन एज सिंपली दैट इज u इनिशियल माइनस कितना, u फाइनल। आपको सिर्फ ये एक लाइन लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। बट ये कब आ जाएगा, जब आपको पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो इसी केस में, इसी सवाल में मेरे को बोला होता कि आपको वर्क डन बाय क्या निकालना है, कंजर्वेटिव निकालना है, मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना है। तो मैं सिंपली क्या करता, मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखता। इनिशियली आपका ब्लॉक कहां था जी, वो 2 मीटर पे था नेचुरल लेंथ से। तो मैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, अभी अभी मैंने आपको बताया, दैट इज कितना, हाफ k x स्क्वायर। x कितना है जी, वो 2 का स्क्वायर है, माइनस मैं क्या लिखता, स्प्रिंग की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली स्प्रिंग कहां है नेचुरल लेंथ से, 4 मीटर पे। तो मैं उसके लिए भी क्या लिखता, दैट इज हाफ k इंटू कितना, 4 का स्क्वायर। और ये मेरे पास वन लाइन में क्या आ जाता, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आ जाता। अब आप ये देखिए, आपके पास एक ये तरीका है जिसको मैं सेकंड इक्वेशन मतलब सेकंड मेथड का नाम दूंगा। एक ये तरीका है जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 या मेथड नंबर 1 का नाम दूंगा मैं आपको। आपने मेथड नंबर 1 से भी सवाल सॉल्व कर लिया और आपने मेथड नंबर 2 से भी कर लिया। पर देखने वाली बात क्या है, आपको क्यों पोटेंशियल एनर्जी सिखाया जाता है, आपको ये बात सीखनी चाहिए। अगर आपको वर्क डन ऐसे फाइंड करना है तो देखिए इंटीग्रेशन आएगा, आएगा ही आएगा, आपके पास कोई चारा ही नहीं है इसमें।
दूसरा प्रोसेस देखिए, आपको क्या लिखना था, यही वर्क डन बाय कंजर्वेटिव लिखना था, बट अगर आपको ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है और आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव से क्या लेना देना है, मतलब किस तरह का रिलेशन उसका है कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन से, तो आपको पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसको आप लिख सकते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इतना सा याद रखना है आपको, बस ये दो अक्षर याद रखने हैं। और ये अगर दो अक्षर आपको याद हो जाते हैं तो आप ये देखिए आपके लिए सवाल सॉल्व करना कितना आसान हो गया है। आप इस मेथड से क्या कर रहे हैं, वन लाइन सॉल्यूशन, और ये आपके सामने इतना लंबा मेथड है। तो ये मेरा आपको बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि आप सीखें पोटेंशियल एनर्जी बहुत एसेंशियल टर्म है, बहुत जरूरी टर्म है, बहुत बड़े बड़े सवाल आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो इस कारण आपको क्या सीखना बहुत जरूरी है, पोटेंशियल एनर्जी सीखना बहुत जरूरी है। आता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में ही कि अगर हमें किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है तो क्या होता है, हमें कहीं पर भी क्या लेना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है। आप ये चीज नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मुझे किसी भी पॉइंट पर, तो वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या करती है, किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बता भी चुका हूं आपको, आप समझदार बच्चे समझ सकते हैं सभी लोग, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इन चीजों पे। लेट्स सपोज कि आपके पास एक m मास का ब्लॉक है, आपने उसको h हाइट क्या करा, ऊपर उठाया। लेट्स सपोज कि मैं सबसे पहला फर्स्ट केस लेता हूं। फर्स्ट केस में आपने क्या किया, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, आपने क्या किया, आपने ऐसा मान लिया कि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक, या ऐसा बोलेंगे कि क्योंकि अकेले ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूं 11th क्लास में कि पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पार्टिकल की नहीं होती है, वो पूरे सिस्टम के साथ असाइन होती है। तो यहाँ ब्लॉक प्लस किसको गिनेंगे हम लोग, प्लैनेट को गिनेंगे। दूसरी कौन सी चीज उसके मतलब संपर्क में है, वो प्लैनेट है। तो अर्थ और ब्लॉक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हम लोग बोलेंगे। तो हमने ऐसा मान लिया कि वो पॉइंट ए पर क्या है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब अगर आप क्या करेंगे, इसको h हाइट क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे, तो आप बताइए कि b पॉइंट पर ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो आप सिंपली बोल देते थे जी b पॉइंट पर जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, वो mgh है। अब मैं आपको बोलता हूं कि आप ऐसा मान लीजिए सेकंड केस में कि a पॉइंट पर जो क्या है, वो a पॉइंट पर जो ऑलरेडी ब्लॉक और अर्थ सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है, लेट्स सपोज मैं बोलता हूं कि वो कितना है जी, लेट्स सपोज वो 2 mgh है। तो आपसे अगर मैं सेकंड केस में पूछूं कि आप बताइए बी पॉइंट पर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो आप फटाक से बता देते थे कि सर ये कितना है, ये है 3 mgh। तो दोनों ही केसेस में आपने सीखा क्या, सीखा ये चीज कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट या एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट, कि आपने जो रेफरेंस पॉइंट लिया है उसी के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप किसी दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। अगर आपने रेफरेंस अज्यूम ही नहीं किया है तो आप किसी भी पॉइंट की क्या नहीं लिख सकते, पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख सकते। ऐसे ये डिफाइन ही नहीं होती है। मतलब इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या मानना ही बहुत जरूरी है, एक रेफरेंस पॉइंट मानना बहुत जरूरी है। आप ये चीज नोट करें। दूसरा पॉइंट इसी में आप क्या नोट करें, दूसरा पॉइंट आपने ये ऑब्जर्व किया केस 1 और केस 2 के बीच में कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। आपने ये चीज नोट की कि जो डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का, मतलब जिसको आप क्या बोलते हैं, डेल्टा यू या फिर डी यू, वट एवर यू कॉल इट, जो डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का,
वो क्या रह रहा है, वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ केस 1 की बात करूं तो जो अपना डेल्टा यू आया उसको कैसे लिखा जाएगा, वो उसको लिखा जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। जो फाइनल पॉइंट है उसको मैं बी पॉइंट मान रहा हूं और इनिशियल पॉइंट क्या ले रहा हूं, मेरा इस केस में मैं ए पॉइंट को ले रहा हूं। तो बी पॉइंट की फर्स्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जी, दैट्स mgh। ए पॉइंट की फर्स्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो mgh माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज mgh। अब मैं आपको सेकेंड केस में यही चीज लिख देता हूं, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो सेकंड केस में आपने क्या किया था, ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ली थी 2 mgh और आपकी बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, दैट्स 3 mgh। ठीक है जी। तो आप ये चीज नोट करें कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है इस केस में वो कितनी थी, दैट्स कितना 3 mgh और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, दैट्स 2 mgh। तो 3 mgh माइनस 2 mgh कितना आया, दैट इज mgh। तो आपने एक चीज नोट किया कि दोनों ही केसेस में जो आपका ये क्या आया, ये जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आया बिटवीन 2 पॉइंट्स वो क्या आया जी, वो इंडिपेंडेंट आया। किस बात का, वो रेफरेंस पॉइंट का इंडिपेंडेंट आया। इट शुड बी noted or it must be noted that the potential energy of a point always depends on a reference point and difference of the potential energy between 2 points is independent of the reference point। अब मैं इसमें आप चाहें तो बहुत कुछ बता सकता हूं आपको, मतलब वही वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। आप देख पा रहे हैं कि अगर ब्लॉक को लेट्स सपोज मैंने कोई भी हाइट x उठाया था, तो जब मैंने x पे यहाँ फोर्सेस एनालाइज किए तो जो mg फोर्स है वो हमेशा नीचे को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक की किस तरफ को है, लेट्स सपोज ऊपर को है। तो mg का जो वर्क डन आया जब मैं ब्लॉक को a पॉइंट से b पॉइंट तक लेकर के गया, वर्क डन बाय क्या, mg फोर्स while taking m it from initial point to final point, that's how much, that's minus times mgh। कितना आया जी, वो माइनस टाइम्स। माइनस क्यों आया, फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में है। अब ऐसा तो है नहीं कि ब्लॉक अपने आप ही जादू बनकर के ऊपर की तरफ जा रहा था। अब आप ये भी सोचिए कि अगर आपका ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा था तो आपने डेफिनेटली कोई क्या लगा रखा था, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा था। और मैं ऐसा मान लेता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगाया उसका मैग्नीट्यूड हमेशा किसके मैग्नीट्यूड के बराबर रह रहा है, वो mg के मैग्नीट्यूड के बराबर रह रहा है। मतलब ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस से मेरा मतलब यहां ऐसा है कि आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया है, तो थर्मोडायनामिक्स में क्वासीस्टैटिक्स नामक प्रोसेस आप डिफाइन करते थे, तो आपको बोला जाता था इट्स ए वेरी 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 स्लो प्रोसेस। तो ये वैसा है कि सिस्टम एक्सेलरेट नहीं कर रहा है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड, बहुत कम स्पीड इनफैक्ट के साथ मूव कर रहा है। तो एफ एक्सटर्नल किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक भी किस तरफ है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऊपर की तरफ है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ वर्क डन बाय क्या लिखता, एक्सटर्नल फोर्स लिखता, तो वो सिंपली कितना आता, वो mgh आता। क्यों mgh आता, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर मान लिया गया है, वो mg फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर मान लिया गया है। और जो हाइट है, जो डिफरेंस ऑफ लेंथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको, h गिवन है। तो अपन लोगों को एक चीज समझ आई अभी तक, क्या कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू क्या, that is minus du times which is equals to u initial minus कितना, u final। या फिर आप इसको मैनिपुलेट करके क्या भी लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आंख बंद करके हमेशा याद होना चाहिए अगर आपको अच्छा कंटेंट सीखना है। अब तो विच इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, माइनस टाइम्स क्या, वर्क डन बाय क्या, एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल फोर्स। ये चीज अब अगर आपको आती है तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं आती है तो और भी ज्यादा बढ़िया है। फिर मतलब आप इसको मैनिपुलेट करके लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल्स टू क्या, du विच इज इक्वल्स टू क्या, u फाइनल माइनस u इनिशियल। आपको यहां से बहुत सारी चीजें आगे समझाई जाएंगी कि यहां वास्तविकता में हुआ क्या है। तो आप ये फॉर्मूलाज नोट करें और आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही कुछ और चीजें भी आपको सिखाई गई थी। पोटेंशियल एनर्जी जब आपको पढ़ाया गया था 11th क्लास में, क्या क्या बताया गया था, मैं आपको सारी चीजें एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं।
आपको अब ऐसा कुछ भी बताया गया था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय क्या कंजर्वेटिव विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कितना f कंजर्वेटिव इनटू कितना dr वेक्टर दैट इज कितना माइनस टाइम्स du के ऊपर मैं वेक्टर का साइन इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये स्केलर है। आप भी गलती से ऐसा मत कर दीजिएगा, अगर आपसे कोई डायरेक्शन ऑफ एनर्जी पूछ ले तो कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी, ये प्योर स्केलर है, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। तो अपन इसको शॉर्ट करके थोड़ा सा लिखते हैं, तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, दैट इज f कंजर्वेटिव डॉट कितना dr वेक्टर विच इज इक्वल्स टू कितना माइनस टाइम्स du। तो मतलब सिंपल भाषा में आपसे क्या पूछ लिया गया है, कंजर्वेटिव फोर्स अगर पूछ लिया जाए, आपको अगर क्या पता हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट्स अगर पता हो, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स, तो आपसे अगर फोर्स पूछ लिया जाए तो आप कुछ इस तरीके से उसको क्या करेंगे जी, डिफाइन करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू dr। आप इस तरीके से क्या करते थे, मतलब फोर्स को फाइंड आउट करते थे। और जो r है वो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा इस केस में, या तो वो किस में हो सकता है, x में हो सकता है, या फिर y में हो सकता है, या फिर z में हो सकता है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा ही किस में दे रखा है आपको, x y और z में दे रखा है। अगर इकट्ठा दे रखा है तो आपको कुछ ऐसा सिखाया गया था कि अगर आपको क्या करना है, x डायरेक्शन का फोर्स निकालना है तो आप कैसे करते थे इसको, दैट इज माइनस du बाई कितना dx। सिमिलरली अगर आप एफ वाई डायरेक्शन में फाइंड करना चाहते थे तो आप क्या करते थे, इसको du बाई क्या dy करते थे। अगर आप z डायरेक्शन का फोर्स आपको चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज माइनस du बाई क्या dz। तो मतलब कंबाइन करके इस वाले फोर्स को लिखा जा सकता है कि f वेक्टर बराबर है क्या, दैट इज माइनस क्या, आप सब लोग बताएंगे, दैट इज करली भी बोलते थे कुछ लोग इसको, और मैं इसको डवा बोलता था, याद करिए पिछले साल, माइनस डवा u बाय क्या डवा ऑफ x इंटू क्या आई कैप, माइनस डवा u बाय कितना डवा y j कैप, माइनस डवा u बाय कितना डवा z कितना k कैप। तो आप रेस्पेक्टिवली क्या कर सकते हैं, x डायरेक्शन का, y डायरेक्शन का और z डायरेक्शन का क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये है जी फोर्स निकालने का तरीका। और डवा का मतलब यहां क्या था, डवा का मतलब था यहां पार्शियल डेरिवेटिव, डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स अ पार्शियल डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। आपको सब कुछ सिखाया गया था कि अगर आपको x डायरेक्शन का फंक्शन, x डायरेक्शन का फोर्स निकालना है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी को सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y और z को इस केस में क्या मान लेना है, कांस्टेंट मान लेना है। अगर आपको y डायरेक्शन का फोर्स चाहिए तो आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को सिर्फ y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है, x और z को इस केस में कांस्टेंट मानना है। अगर आपको z डायरेक्शन का फोर्स चाहिए तो आपको सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को z के रेस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, x और y को इस पर्टिकुलर केस में क्या मानना है, आपको कांस्टेंट मानना है। अब इसी के ऊपर बेस्ड बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मैं 11th क्लास में करवा चुका हूं, फिर भी आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैं एक एक दो न्यूमेरिकल्स सारी बेसिक टाइप्स के आपको करवाऊंगा। बट आपको इससे ये अंदाजा हो जाना चाहिए अब कि अगर आपको 11th क्लास का कंटेंट आता है तो ही सिर्फ आप 12th में आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज ऐसा सोचना भी मना है। धन्यवाद।